तो अभी हम लोग फार्मूला शीट ऑफ एनएलएम देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा फार्मूला। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, कुछ यूनिट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। फिर 1 किलो वेट इज इक्वल टू 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन ले सकते हो आप, और वो किलो वेट को किलो फोर्स भी लिख सकता है, इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये दोनों एक ही है, ये हो गया, ये दोनों यूनिट्स हो गए। और 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन, ये भी लिख सकते हो। ये 1 न्यूटन तो पता है ना क्या होता है, 1 न्यूटन इज दिस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। ओके, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ओके, मास इनटू वेलोसिटी। जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो उसमें mv/r आ जाएगा और एक। ओके, क्योंकि एंगुलर वाली सारी चीज़ें जो कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोई भी एंगुलर चीज़ एक एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होती है। ओके, इसीलिए उसमें r आ जाता है, डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ इसका हम लोग अगर यूनिट्स देखें, kg मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड डायमेंशन ml/t-1। ये तो छोटे छोटे चीज़ों के डायमेंशन तो आपको याद हो ही जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। नाउ फोर्स इज, हमें पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम लोग ने इधर dp/dt की जगह mv रख दिया इधर यहाँ पे, ओके, तो हमें पता है दो ऐसा ये फॉर्मूला हो गया क्या, du/dt इज इक्वल टू du/dt ऑफ u डॉट v। तो इसका क्या होता था, u dv/dt प्लस v du/dt, ऐसा होता था। एक को रखो बाजू में दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को रखो बाजू में पहले वाले का डिफरेंशिएट, ऐसा ये होता था बेसिक अपना। ओके, तो इसमें भी वही होगा सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू, पहले मास कांस्टेंट रखो तो dv/dt, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रखो dm/dt, ये होगा। ये होता है एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला। बट ये देख रहे हो आप, ये वाली चीज़ dm/dt, दिस dm/dt मीन्स हिज मास इज चेंजिंग, मतलब मास फ्लो रेट हो जाए, बोलते हैं उसको मास फ्लो रेट। ये आपको सिर्फ दो जगह काम आने वाला है। कैसे बता दो, इसके आगे दो केसेस हो जाएंगे, जब ये मास कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, और एक जगह वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे। अगर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट मान लिया तो dv/dt चेंज होगा क्या? नहीं। और अगर मैंने मास कांस्टेंट मान लिया तो dm/dt चेंज होगा क्या? नहीं। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू dv/dt। मास कांस्टेंट है तो ये वाला जीरो हो जाएगा ना, dm कांस्टेंट का। अगर ये मास कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला बचेगा बस। तो इसको हम लोग और डिफरेंशिएट कर सकते हैं m इंटू a, क्योंकि dv/dt क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है। तो ये हो गया F इज इक्वल टू m, जो कि हम लोग हर बार यूज़ करने वाले हैं, और हर NLM की जान ही है ये, F इज इक्वल टू m। पर इसका क्या होगा, अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट ले लिया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन में जो है वो जीरो हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू v dm/dt। ये किधर देखा है? हाँ, आप दो केसेस देख सकते हो इसके, ये दो जगह मिलेगा आपको, जहाँ इसको मास फ्लो रेट ही बोलते हैं और उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ये होगा आपको वाटर पाइप प्रॉब्लम में, वाटर पाइप प्रॉब्लम, फिर होगा कन्वेयर बेल्ट, और एक होगा रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट
propulsion। ये 3-4 एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि ये वाटर पाइप प्रॉब्लम इधर देखने नहीं मिलेगा तो भी आप वर्क पावर में से देख सकते हो कि आपने एक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ तो है, उसको उसमें 4 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से वाटर जा रहा है। द वॉल्यूम फ्लो रेट इज मास फ्लो रेट इज दिस kgs पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस, मतलब आप इधर से पाइप से धार मार रहे हो पानी की, 4 मीटर से जा रहा है, पर मीटर 4 kg पर सेकेंड जा रहा है, तो कितना उसको फोर्स लगेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। वैसा ऐसे केसेस के लिए तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इधर क्या यूज करना है। ओके, सो दिस इज dm/dt। ये हो गया फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। नाउ मोमेंटम देख लिया, फोर्स देख लिया, अभी इम्पल्स एक आता है। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अगर फोर्स कांस्टेंट हो हम लोग एफ डी टी लिख सकते हैं उससे, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, उसको हम लोग ऐसे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी लिख दो। चेंज इन मोमेंटम का वही फॉर्मूला होता है। अभी इम्पल्स का यूनिट्स न्यूटन सेकेंड, फिर एम एल टी माइनस 1 सेम है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम का डिमेंशन आएगा ना। ओके, डायमेंशन मोमेंटम का ही है। नाइस। नेक्स्ट ओवर ईयर अभी हम लोग पढ़ने आ रहे हैं COLM, शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कब होगा, हमें पता है मोमेंटम क्या होगा, हमें पता है F इज इक्वल टू dp/dt, और ये F क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं हम लोग। इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 तो हो जाएगा dp/dt इक्वल टू 0। ये dt इधर गया वो भी 0 गया, मतलब dp इज इक्वल टू 0। dp को हम लोग फॉर लॉन्ग इंटरवल डेल्टा p भी लिख सकते हैं क्या, फॉर dp मतलब तो इंस्टेंटेनियस हो गया। फॉर लॉन्ग इंटरवल हम लोग डेल्टा p लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा p क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू 0, मतलब p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल इन केस व्हेन f एक्सटर्नल इज 0। तो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू 0, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0। इधर f एक्सटर्नल या f नेट, f एक्सटर्नल से अच्छा f नेट इक्वल टू 0 रखो। f नेट ड्यू टू एक्सटर्नल कुछ भी कोई भी सोर्सेस की वजह से पूरा सिस्टम पे f 0 रहेगा, तभी वो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो मैंने बोला था, वो है हमारे इसमें पूछे जाते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन। ओके, समझो आपका एक रॉकेट है। ओके, दिस इज द रॉकेट। इसका कुछ मास रहेगा mg। FBD डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर NLM केसेस। mg इधर रहेगा, ये जा रहा है यहाँ पे f आपने फोर्स इधर लगाया, क्योंकि आपको ऊपर जाना है तो ऊपर ही फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा ऊपर। और ये f क्या होगा, ये f होगा v रिलेटिव dm/dt। v रिलेटिव क्या लिया है, ये रिलेटिव है, मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये दिया रहता है, द वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज, ये ऐसे ही दिया रहेगा, v रिलेटिव ही लेते हैं। तो हमें पता है f जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला f माइनस ऑपोजिट वाला f इज इक्वल टू नेट m इंटू a। ये हो गया। f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन पूछा तो इधर से आ जाएगा। अगर समझो ऐसे बोला है कि मूव्स विथ रॉकेट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो f माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू mg हो जाएगा। तो v रिलेटिव dm/dt इज इक्वल टू mg, ये आ गया। तो इस केस में आपको पूछ लेगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना जितना उसका वेट है उतना लगाना पड़ेगा। अगर उसने बोला है कि 6800 इतना केजी का, इतना न्यूटन का
फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वेट कितना है उसका, ये तो इतना फोर्स लगाया, इतना उसका वेट है, फिर उसका ये निकाल दो मास फ्लो रेट, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गैस, उसको जो भी निकाल सकते, फॉर्मूला पता रहेगा तो आपसे सब हो जाएगा। तो ये हो गया रॉकेट प्रोपल्शन वाले। ओके, रॉकेट प्रोपल्शन के बाद आते हैं हम लोग एक छोटा सा ये है ट्रिक है, ए इज एफ नेट अपॉन एम नेट। हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी चिपकाओ मास एक्सेलरेशन लेके आओ। जैसे कि सपोज आपको कोई ऐसा स्ट्रिंग सिस्टम दिया है, ओके, ये है M1 M2 M3, इधर से फोर्स खींच रहे F1, इधर से फोर्स खींच रहे F2। अभी आपको बोलिए सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, आप हर एक का FBD बना सकते हो, एक का FBD बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, फिर आप अलग अलग करके निकाल सकते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग है। नीट में 1 मिनट में पेपर करना है, 1 मिनट में पेपर करना है पूरा, मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन करना है हर एक। तो उसमें क्या करोगे ना, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोला, एफ नेट विथ साइन आ, इसको हम लोग समझो पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है, नेगेटिव हो गया नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग, तो क्या होगा F1 माइनस F2, ये हो गया एफ नेट। ये तो टेंशन है ना, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये टेंशन इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो दीज आर इंटरनल फोर्सेस, इनको मतलब इन सारे को M1 M2 M3 को एक सिस्टम मान लो अगर, तो बॉडी चिपकाओ और एक्सेलरेशन लाओ, इसीलिए तो मैंने वैसा बोला। तो बॉडी को क्या करो आप चिपका दो, क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस को कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा टोटल मास, इधर आ रहा है F1, इधर आ रहा है F2, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू नेट मास M1 प्लस M2 प्लस M3। आप और किसी मेथड से भी सॉल्व करके देख लो, यही आएगा आपको। अगर समझो आपको दिया है ऐसा, ये कोई पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसका 3 kg है, ये 5 kg है, तो ऑब्वियसली विथ लॉजिक इधर एक्सेलरेशन आएगा। अभी इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, आप इधर इसका FBD बनाओगे, टेंशन mg, इधर mg, इधर टेंशन, फिर इधर एक्सेलरेशन अज्यूम करोगे, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करोगे। उससे अच्छा क्या करो, a इज इक्वल टू एफ नेट कितना होगा, ये इस डायरेक्शन में एफ नेट है, ये भी इस डायरेक्शन में एफ नेट है, एक्स हमें पता है एक्सेलरेशन इधर ही होना है, तो एफ नेट क्या है, mg, मतलब mg नहीं, वैल्यूज डाल दो ना, 5g माइनस, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है तो ये इसको अपोज ही करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये फोर्स से अपोज करेगा, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, 3g अपॉन नेट मास कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3, तो ये हो गया 2g/8, ये हो गया g/4, ये हो गया 10/4 विच इज 2.5 मीटर सेकेंड। तो ऐसे ही सब ट्रिक्स है याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा थियरम पढ़ते हैं हम लोग फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग करेंगे, मतलब केसेस आते हैं कि मतलब ये बॉडी स्टेशनरी, फाइंड दिस फोर्स, मतलब जैसे कि ये एक वॉल है, इधर से स्ट्रिंग है, इधर स्ट्रिंग है, ये मास इधर रखा हुआ है, दिस बॉडी हैज रेस्ट, फाइंड टेंशन T1 T2 T3, और ये मास दिया आपको 10 kg ऐसा। तो इस सब चीज़ों के लिए आप लैमीज थ्योरम अगर यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, लैमीज थ्योरम, तो ये क्या बोलता है, समझो ऐसे 3 फोर्सेस है कॉन्करेंट, 3 फोर्सेस कॉन्करेंट है, ज़्यादा रहेंगे तो भी ज़्यादा ले सकते हो, 3 आते हैं हमारे केस में ज़्यादा, F1 F2 F3। ओके, ये सब एंगल्स हो गए, कुछ कुछ आपस में बना रहे हैं, ये समझो अल्फा 1 बीटा गामा, अल्फा 1 नहीं, अल्फा बीटा गामा। तो लैमीज थ्योरम क्या बोलता है, लैमीज थ्योरम बोलता है F1 उसके सामने वाला फोर्स कौन सा है, ये ओ, तो उसका साइन अल्फा, F2 उसके सामने वाला फोर्स साइन बीटा, F3 उसके सामने वाला फोर्स, सामने वाला एंगल, सॉरी नॉट फोर्स का, तो जिस फोर्स को आप ले रहे हो उसके सामने वाला एंगल, इस फोर्स को ले रहे हो इसके सामने वाला, ये फोर्स आ रहा है तो उसके सामने वाला,
उन सब का साइन ले लो विच इज इक्वल। ये हो गया लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम यही बोलता है कि F1 उसके आगे का फोर्स साइन अल्फा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा। अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। समझो कोई बॉडी है जो ऐसे में, ये वॉल है यहाँ पे, इधर से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है बॉडी, और ये इक्विलिब्रियम पे, तो नेट फोर्स जीरो होगा। आप नॉर्मली मेथड भी कर सकते हो कि एक एक का निकालो FBD करके। मैं डायरेक्टली ऐसे निकालना, तो समझो ये T1, इस स्ट्रिंग में T2, इसमें T3 और ये T1। और आपको अगर एंगल, एक का एंगल तो दिया ही रहेगा, इसका एंगल समझो 90 दिया है, तो आप बाकी का निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ये पूरा सर्कल कितना होना चाहिए 360 डिग्री, उनमें से ये 90 हो गया था, बचा कितना अभी? 360 माइनस 90 करो तो 270 बचा। 270 को दो के हिस्से में बांटोगे तो 135 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 135। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अलग भी दे सकते हैं, बट ऐसा आपको तीनों एंगल निकालना पड़ेगा, बट अगर लैमिस थ्योरम लगाना है तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम लोग। T1 के आगे वाला एंगल साइन 135, फिर T2 उसके सामने वाला एंगल साइन 135, फिर T3 ये हो गया, उसके सामने वाला एंगल साइन 90। अभी इन लोगों को कैसे सॉल्व करना है? T1 को साइन 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 45। T2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, और इसको लिख सकते हैं 3 को साइन 90 को 1 आ गया, हो गया। अभी आपको अगर ये पता रहेगा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, ये अगर आपको पता रहेगा तो ये सब हम बेसिक मैथ्स में कवर करेंगे। अभी के लिए देख लो कि दिस 90 प्लस थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, साइन चेंजेस टू कॉस, कभी भी y एक्सिस पे चेंज होता है, जैसे कि 90 वाला हो या 270 वाला हो। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन का चेंज हो जाएगा, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, टैन चेंजेस टू कॉट। बस यही तीन है अपने सिलेबस में, उसके आगे का चेंज नहीं है। और अगर समझो 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ये ओके। और आप ये भी देख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि साइन भी करना है हमें, साइन, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटे छोटे इसमें से बता सकता हूँ कि ये तो पढ़ लिया कि किधर चेंज होगा किधर नहीं। ये होगा आपका क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो इधर ऑल फंक्शंस ऑफ पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होगा, और ये कॉस पॉजिटिव है तो उसका सेक भी पॉजिटिव होगा, ऐसा। तो ये हो गया 0, 90, 180, 270 और 360। तो 90 प्लस थीटा मतलब इस इधर आएगा क्या? इधर फंक्शन, और साइन हमेशा मेन फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया उस फंक्शन, मतलब आपने 90 प्लस 45 लिया ना, तो साइन हमेशा साइन को देख के देना है। साइन भले ही कॉस में चेंज हो गया, अभी आप बोलोगे कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा, नहीं, मेन फंक्शन क्या था? साइन, उसके हिसाब से साइन देना है, खाली कॉस चेंज हुआ है तो ये थीटा क्या आ जाएगा? 45, ऐसा। तो T2 बाई कॉस 45, फिर T3 cos 45 क्या होता है? 1/√2 1/√2, तो T1 √2 इज इक्वल टू T2 √2 इज इक्वल टू T3। ये आपको इक्वेशन मिल गया। अगर आपको इसका 10 kg दिया है तो आपको पता है ये टेंशन 3 क्या हो सकता है? 100। अगर ये 100 हो गया तो पहले इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो कुछ भी करके निकाल सकते हो T1 T2। ओके, कुछ ऐसे निकलेगा आपका ये होता है एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम। खाली आपको थोड़ा एंगल्स में ये आना चाहिए, नहीं तो फिर आप पुराने वाले टेक्निक से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। नाउ स्प्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्प्रिंग फोर्स कैसे होगा? F इज इक्वल टू माइनस KX, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स लगाएगा वो। अगर आप नॉर्मल स्प्रिंग को खींच रहे हो तो एक्स डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, बट फोर्स स्प्रिंग ऑपोजिट में लगाएगा।
अगर x को आप कंप्रेस कर रहे हो, ओरिजिनल लेंथ से कंप्रेस कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट इधर कराना चाहे तो f बढ़ना चाहेगा, तो वो अपने हमेशा नॉर्मल स्टेट में ही रहना चाहेगा। अगर खींचोगे तो पीछे आना चाहेगा, मतलब ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। अगर कंप्रेस करोगे तो आगे फोर्स लगाएगा। ये हो गया इसका। फिर ये k है स्प्रिंग कांस्टेंट, k is spring constant which is Newton per meter which is meter time inverse। ये हो गया। अभी एक आता है स्यूडो फोर्स का, इसका खाली कंसेप्ट है बट इसका एक फॉर्मूला छोटा सा आता है कि स्यूडो फोर्स, नकली फोर्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो, या तो एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हो। अगर गाड़ी इधर मूव कर रहा है ये, तो आपके ऊपर, आप गाड़ी में बैठे हो, तो आपका अगर एफ बी डी बनाऊंगा तो मैं एम जी इधर लिखूंगा, नॉर्मल इधर लिखूंगा, ऐसे नॉर्मल लिखूंगा, और स्यूडो फोर्स में इधर दिखाऊंगा, क्योंकि क्या बोला मैंने फॉर्मूला में, नेगेटिव ऑफ सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा होता है स्यूडो फोर्स का, खाली छोटा सा याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट इज स्यूडो फोर्स के बाद अभी फ्रिक्शन। बाकी इतने फॉर्मूलाज नहीं है इसमें, क्योंकि नेट तो आपका यही हो जाता है कि F इज इक्वल टू एम ए, या तो F नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट, ऐसा ही हो जाता है फॉर्मूला सारे। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक हो जाएगा म्यू के बाई एन। इट डिपेंड्स अपॉन म्यू, और म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर, कैसा सरफेस है, और एन डिपेंड करता है एम, मतलब उसका नॉर्मल कितना फोर्स लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आपने एक बॉडी ले लिया यहाँ पे, उसको इधर एक्ट कर रहा है नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स हो जाएगा ये F सरफेस हो जाएगा टोटल, विच इज ऐसा, और ये जो होगा लैम्डा, वो हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल। दिस इज द फ्रिक्शन एंगल बिटवीन द नेट एंड नॉर्मल, ये हो जाएगा फ्रिक्शन एंगल। तो अभी लिखते थोड़ा, F सरफेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर, n कॉमन ले लो, बाहर भी आ जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो F सरफेस कैन रेंज फ्रॉम n टू n अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इधर तक F सरफेस लाई कर सकता है। ये हो गया उसका मिनिमम वैल्यू, ये हो गया उसका मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज F सरफेस। ओके, नाउ दिस लैम्डा, तो tan लैम्डा हो जाएगा, ऑपोजिट वाला फोर्स ये हो जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन अपॉन n विच इज म्यू n अपॉन n, n से n कैंसिल विच इज म्यू s, क्योंकि रुका हुआ है ऑब्जेक्ट तो इधर म्यू s लगेगा, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू tan लैम्डा, ये हो गया फ्रिक्शन एंगल म्यू s। ओके, अभी नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो देख लिया। एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। सपोज ये इंक्लाइन बॉडी है, इस इंक्लाइन बॉडी पे मास है, आप धीरे धीरे करके इसके एंगल को बढ़ाते जा रहे हो, एक एंगल ऐसा आएगा तभी वो स्लिप करना चालू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, कोई भी इंक्लाइन लो, या तो आप कोई भी एक रिजिड एक सरफेस ले लो, उसके ऊपर कुछ रबर रखो, आप धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे, एक एंगल पे आके वो गिरना चालू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या लिया है आपने। ओके, उसके मास पे डिपेंड करता है। तो वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज एट दैट एंगल वेयर इट वुड स्टार्ट टू स्लिप, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यही है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। और अगर भी इधर भी हम लोग नॉर्मल फ्रिक्शन लगाएंगे तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा आता है, और ये थीटा इज इक्वल टू
वेट, अगर हम इस बॉडी पे ऐसा करें, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इसका फ्रिक्शन एंगल कुछ इधर आएगा, ये लैम्डा हो जाएगा फ्रिक्शन एंगल, तो ये फ्रिक्शन एंगल tan लैम्डा इज इक्वल टू, वेट, ये फ्रिक्शन एंगल हमें मिल जाएगा जब भी हम लोग करेंगे ये थीटा तो ये थीटा वो थीटा ऐसा कर करके आएंगे, तो दिस वुड बी इक्वल टू tan लैम्डा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज is equal to angle of friction, angle of repose is equal to angle of friction for this वाला cases. Okay, अभी इंक्लिनेशन, इसी केस के लिए एक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का नेट ये होता है g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, अगर आप g बाहर ले लो, g बाहर है, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसको अच्छे लिख देते हैं जी साइन थीटा माइनस जी म्यू के कॉस थीटा, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। अगर आप समझो कि म्यू के जीरो मतलब वो स्मूथ सरफेस है, म्यू के जीरो हो गया तो ये वाला टर्म पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जो कि हम लोग लिखते हैं नॉर्मल स्मूथ इंक्लाइंस में, हम लोग वही लिखते हैं। प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, समझो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, जो कि इंक्लाइन दिख नहीं रहा है इंक्लाइन प्लेन अच्छे से, वेट, सपोज दिस इज द इंक्लाइन प्लेन ओवर हियर, आपने इधर मास रखा है m, ओके, इसका mg इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा है तो घूम फिर के ये थीटा आ जाता है, हमेशा इंक्लाइन वाले के पैरेलल में mg sin थीटा रहेगा, और इधर ma cos थीटा, ये याद ही रख लो डायरेक्टली, इधर 37 दिया तो ये 37, तो ये mg sin 37 ऐसा, तो ये mg sin थीटा हो गया फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स, और फोर्स को हम लोग m इंटू ए लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल, तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या आ गया जी साइन थीटा, जब भी नो फ्रिक्शन, अगर ये स्मूथ है तब, तो वही यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है, अगर वो स्मूथ है तो म्यू के जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये टर्म जाएगा, तो जी साइन थीटा। उसी तरीके से याद रख लो कि ए, और फ्रिक्शन अगर लग रहा है, अगर स्मूथ नहीं है, इसी केस में ये भी प्रूफ करा सकता हूँ मैं कि अगर स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, विच इज म्यू एम जी कॉस थीटा, क्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है म्यू इंटू एन, और नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल में तो कुछ मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल की फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो एफ हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, फिर मास से कैंसिल कर दो तो आपको फॉर्मूला मिल जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इस केस में। और कुछ छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि एक मैकेनिकल एडवांटेज रहता है कुछ, तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब, मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी लोड आपने 100 kg उठाना है, एफर्ट डाल दिया 5 न्यूटन, तो मैकेनिकल एडवांटेज 20 टाइम्स है कि आपने कितना एफर्ट डाल के कितना ज़्यादा लोड उठाया, एफर्ट जितना कम रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा, लोड जितना ज़्यादा रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा, वैसा एफर्ट बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि आप अगर समझो 15,000 न्यूटन का एक कार उठा रहे हो, तो आपको उसे उठाने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, आप उसे पुली की मदद से उठाओगे तो आधा लगेगा, स्प्रिंग की मदद से उठाओगे तो आधा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगाओगे तो ऐसा, तो एफर्ट कितना डाला आपने 500 का, तो एफर्ट डालने के बाद आपको कितना मिला 30, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका हो गया 30, ऐसा मैकेनिकल एडवांटेज का ये है। तो बस इतना ही है एनएलएम में, बाकी सारे तो आप सॉल्व करोगे, जैसे कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो।